ठीक है, तो मैं डॉक्टर देविका हूँ और मैं हूँ केरला से। तो मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है, लेकिन आप लोग सब मुझे पहले ही मैं क्षमा मांग रही हूँ अगर कुछ दिक्कत है आपको समझने में, तो बीच में ही आप मुझे पूछ भी सकते हैं, या फिर सेशन के बाद कभी भी कुछ भी समझ नहीं आया आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबको हिंदी तो समझ आते होंगे ना जी? अच्छा ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात बता दिया तो समझ आएंगे? जी जी जी, धन्यवाद। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर होके काम कर रही हूँ पतंजलि आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान पतंजलि आयुर्वेदा कॉलेज में 2 साल से अभी उधर असिस्टेंट प्रोफेसर की काम कर रही हूँ। मेरे डिपार्टमेंट रसशास्त्र और वैशज्य कल्पना का डिपार्टमेंट है, जिसमें मतलब मैंने एमडी भी उसी में किया है। मेरा स्पेशलाइजेशन इसमें है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ कैसे बनाई जाती है, उसका असर क्या है, और उसी तरफ से मतलब जो जड़ी बूटियाँ होता है या आयुर्वेद में काफ़ी मिनरल्स वगैरह भी यूज़ हो जाता है, वो तो आपको पता ही होगा ना। तो उसी सब का असर क्या है, कितने मात्रा में लेना है, ये सारे चीज़ें मेरे स्पेशलिटी में आता है। ठीक है, मतलब थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड सब्जेक्ट है मेरा। तो आज मैं इधर आपको जैसे एक सेशन मुझे बताए गए थे लविराज जी ने भी कि आप लोग का नेचुरोपैथी का एक सेशन हो गया है और आयुर्वेद का भी एक सेशन ऑलरेडी हो चुका है शिविर में, है ना। तो उसमें भी आप लोग ने जितना भी दिनचर्या वगैरह तो सीख लिया होगा। तो मैं आज आप लोग को थोड़ा सा आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद का उद्भव के बारे में, ये चीज भी आपको सिखाए गए थे क्या? तो थोड़ा बहुत उसके हिस्ट्री में के बारे में बताऊंगी। फिर प्रकृति जो वो भी आपको शायद सुने होगा। प्रकृति मतलब हम कोई भी पेशेंट का या कोई भी इंसान को जब हम ट्रीट करते हैं उससे पहले हम उनका प्रकृति एनालिसिस करते हैं, वो सब चीजें क्या है। और एक दो सिद्धांत आयुर्वेद में जो चिकित्सा के लिए जो यूज हो जाता है, वैसे एक दो सिद्धांत में आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आयुर्वेद को इन जनरल हम आयु मतलब उसका संस्कृत में भी मतलब जो संस्कृत टर्म है उसका आयु और वेद, तो आयु मतलब लाइफ, जो जीवन है उसके शास्त्र को ही आयुर्वेद माना जाता है। ठीक है, इसका उद्भव मतलब टाइम पीरियड पहले मतलब वेद काल से। वेद मतलब ऑलमोस्ट हमारा जो चार वेदों हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों में भी आयुर्वेद के स्कैटर्ड रेफरेंसेस तो मिलता ही है। मतलब उसी में भी कौन से कोई ऐसे दिव्य औषधियों के बारे में बताया गया है जो तभी से लोगों को ट्रीट मतलब तभी कोई रोग आता है तो उसको ट्रीट करने में, या फिर जरा व्याधि मतलब अपने को ऊर्जा प्रदान करने के लिए ऐसे सब यूज किया जाता था। लेकिन आयुर्वेद का एक्चुअल वो क्या बताते हैं मतलब वेदों में, हाँ उसको आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना जाता है। मतलब भले 500 साल पहले आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत इधर उधर स्कैटर्ड रेफरेंसेस मिलता था, एक्चुअल में आयुर्वेद इकट्ठा करके एक प्रॉपर फॉर्म में आया। वो पहला बुक है चरक संहिता। तो चरक के काल से, जो कि 2 BC में 1 से 2 BC में बनाए गए थे, मतलब लिखे गए थे चरकाचार्य आत्रेय और चरकाचार्यों के माध्यम से। तो मतलब अग्निवेश ने लिखे थे। उसका ये बताते हैं कि चरक संहिता को अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते, ये बात बताया जाता है। मतलब चरक संहिता का ये मैं बोल रही हूँ क्योंकि आयुर्वेद का ही पहला जो बुक है, जो प्रॉपर कंपाइलेशन या आयुर्वेद के बारे में पूरा जो है, वो पहला बुक चरक संहिता को ही माना जाता है, जो कि अग्निवेश आचार्य से लिखे हुए हैं। और बाद में चरकाचार्य जब आए थे उन्होंने उसको प्रॉपर एडिट करके उसमें और भी जो भी एडिशंस है, मतलब उन्होंने भी काफी अनुसंधान करके उसमें एडिशंस किया है। तो आयुर्वेद का पहला जो प्रॉपर मतलब कंप्लीट बुक जो है वो चिकित्सा का माना जाता है चरक संहिता। उसके बाद आ गया सुश्रुत संहिता, जो चरक संहिता में बस चिकित्सा के बारे में वगैरह बताए गए थे। सुश्रुताचार्य ने ये देखे थे कि जो सर्जरी के बारे में उतना डिटेल में उस बुक में नहीं है, तो ज्यादातर सुश्रुत संहिता में सर्जरी के बारे में भी डीप में बताए गए हैं। ये सारी चीजें इन डिटेल में बताती हूँ तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, और
तो आयुर्वेद में सिर्फ मनुष्य को ट्रीट करने के लिए, मतलब जो जड़ी बूटियां है या फॉर्मुलेशंस है, जो भी है सिर्फ मनुष्य को ट्रीट करने के लिए या उनको स्वस्थ रखने के लिए नहीं बताया गया है। आयुर्वेद में ही काफी ऐसे बुक्स है जिसमें हम वृक्ष आयुर्वेद, जो कि पेड़ों में जो रोग होता है या एग्रीकल्चर में जो भी प्रॉब्लम होता है उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, वही तरह से वेटनरी साइंस मतलब पशु आयुर्वेद, इसके भी बारे में बहुत साल पहले ही रेफरेंसेस दिया गया है। और बात अगर आ गई कि मनुष्य को कैसे मतलब कैसे ये चिकित्सा देते थे, कैसे एसेस करते हैं, तो वो चीज हम अगर देखा गया तो जैसे आजकल वो स्पेशलिटीज मतलब मॉडर्न एलोपैथी में स्पेशलिटीज बोलते हैं ना, वैसे ही आयुर्वेद में भी बहुत साल पहले मतलब 1800 साल पहले भी, जैसे जब ये आयुर्वेद शास्त्र पूरा एक कंपाइलेशन बने थे तब से ये रेफरेंसेस दिए गए हैं। मतलब इन जनरल एक वहम है कि आयुर्वेद मतलब उसमें एक ही तरह का चिकित्सा होता है या सभी आयुर्वेद जो भी सीखा है वो सब चीजों को ट्रीट करते हैं, ऐसे नहीं है। इसमें भी जो एमडी हम बताते हैं, जैसे मैंने मेरा स्पेशलिटी बोला, वैसे ही 8 ब्रांचेस बताया गया है मतलब पुराने शास्त्रों में इनके आयुर्वेद के, जो कि है काय चिकित्सा। पहला वाला काय चिकित्सा, ये है जनरल मेडिसिन के बराबर। आजकल के मतलब मॉडर्न एलोपैथी का तो ब्रांच आप लोग को पता ही होगा, डर्मेटोलॉजी, जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, ये सारे चीजें तो पता ही होगा ना। तो उसके बराबर आयुर्वेद में भी 8 इसमें ब्रांच किए हुए हैं या फिर 8 सेक्शंस में बताए गए हैं स्पेशलिटीज। पहला वाला काय चिकित्सा है जो जनरल मेडिसिन है। उसमें क्या सिखाते हैं? जनरल मेडिसिन में जनरल मतलब काय मतलब बॉडी, बॉडी का जो भी प्रॉब्लम्स है उसको जनरल मेडिसिन के जैसे ट्रीट करने के लिए, जैसे कि त्वक का कुछ प्रॉब्लम हो गया या बुखार हो गया, कुछ भी ऐसे जनरली जो एक फिजिशियन देखते हैं उसको काय चिकित्सा बोलते हैं। वही सेकंड सेक्शन जो है वो बाल चिकित्सा है या फिर कौमार वृत्य बोलते हैं। बाल चिकित्सा या कौमार वृत्य से आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स इसको ही बाल चिकित्सा बोलते हैं, जिसमें बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है, उनको जब मेडिसिन देते हैं कितने मात्रा में देना है। एडल्ट को बड़ों को जैसे देते हैं वैसे बच्चों को तो नहीं दे सकते ना, तो बच्चों को कैसे ख्याल रखा जाता है, उनका मेडिसिन का मात्रा या क्या क्या देना चाहिए, ये सारे चीजें उसमें सिखाते हैं। फिर आएगा ग्रह चिकित्सा। ग्रह का मतलब है जो भूत, ग्रह चिकित्सा को ही भूत चिकित्सा भी बोलते हैं, भले उसका नाम ऐसे दिया है। ज्यादातर अभी मॉडर्न एरा के साइकियाट्री या साइकोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं। मतलब पिछले पुरानों में जब भी ऐसे साइकियाट्रिक कंडीशंस या जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, ऐसे कोई भी कंडीशन आते हैं, मतलब थोड़ा सा मन एक आदमी का विचलित होता है या कुछ दिक्कत होता है, तो उसको ग्रह बाधा या भूत चिकित्सा ऐसे माना जाता है। भले वो मेडिसिन आजकल के जैसे मेडिसिन दे के यज्ञ से, प्रार्थना से ऐसे ही सभी ट्रीट किया जाता था, लेकिन उसको ऐसे एक टर्म के अंदर डिवाइड मतलब कंपाइल किया गया था, वो है ग्रह चिकित्सा या भूत विद्या। फिर आता है ऊर्ध्वांग। ऊर्ध्वांग चिकित्सा मतलब आजकल जो ऑप्थेल्मोलॉजी, ईएनटी, ये तो अलग है ना। मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी बोला गया तो जो आंख को ट्रीट करते हैं उनको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, या ईएनटी मतलब कान, आपके नाक और थ्रोट, ऐसे ये डिविजन्स मॉडर्न में आया है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा दिया गया था कि ऊर्ध्वांग चिकित्सा मतलब ऊर्ध्व जत्रु, ये अपना जो क्लाविकल है ना, इधर एक बोन है अपना, ये गले के इधर, ये बोन को क्लाविकल बोलता है और संस्कृत में इसको जत्रु बोलता है। तो इसके ऊपर का जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी बीमारियां है उसको पूरा ये ऊर्ध्वांग चिकित्सा के अंदर बताया गया है और उसको कैसे ट्रीट करना है ये बताया गया है। ठीक है। शल्य चिकित्सा अगला वाला है, शल्य चिकित्सा। तो शल्य वर्ड का मतलब ये होता है कि जो एक फॉरेन एंटिटी या फॉरेन बॉडी या जो चीज हमें दिक्कत देता है, हमारा बॉडी का नहीं है और बाहर से जो जैसे मतलब अब अपना बॉडी का नॉर्मल या नेचुरल चीज नहीं है। फॉर एक एग्जाम्पल बताया गया तो अर्बुद या ट्यूमर,
ये चीज नॉर्मल नहीं है ना, हमारा जो नॉर्मल बॉडी में देखा गया है तो ट्यूमर तो नॉर्मल नहीं है। या फिर एक सिंपल एग्जांपल दिया गया है तो कांटा, छोटा सा एक तोन अगर पैर में या कहीं भी लग गया तो ये चीज शल्य माना जाता है। तो सर्जिकल मेथड से, मतलब सिर्फ दवाई देके तो ये निकाल नहीं सकते, आजकल के इसमें देखे गए, वैसे ही सर्जरी से कैसे इसको निकालता है वो उतने साल पहले भी बोला है। आप लोगों को पता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि सर्जरी जो अभी मॉडर्न सर्जरी का भी फादर ऑफ सर्जरी सुश्रुताचार्य को ही माना जाता है। वो तो मॉडर्न फ्रेटर्निटी भी मान गए हैं कि फादर ऑफ सर्जरी, आप लोग सर्च किए तो मतलब सर्जरी जिन्होंने पहली बार किया या पहली बार सर्जरी के बारे में कहीं उल्लिखित है तो वो सुश्रुताचार्य के माध्यम से ही है। ठीक है, नेक्स्ट है दंष्ट्र चिकित्सा। तो दंष्ट्र का मतलब है दांत। तो ये है विष चिकित्सा, मतलब अभी कोई सांप काटा या कोई कीड़ा से कुछ ये हो गया, या अपने ही शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ने के वजह से कोई स्किन कंडीशन ऐसे कुछ भी हो गया तो वो इसके अंदर चिकित्सा किया जाता है। ठीक है, दंष्ट्र चिकित्सा में। अगला है जरा चिकित्सा, जो कि जेरियाट्रिक्स, आजकल के जेरियाट्रिक्स मतलब जो थोड़ा ओल्ड एज में जो भी दिक्कतें होता है, जैसे कि आजकल ये कॉमन है कि एक 50-60 के बाद आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, मतलब जो घुटनों का, बोन्स का, ये सब दिक्कतें ज्यादा आता है ना, तो वो सब ट्रीट किया जाता है इसके अंदर। मतलब एक उम्र के बाद ओल्ड एज वालों को जो ट्रीट किया जाता है वो है जरा चिकित्सा में। वही वृक्ष चिकित्सा में आता है तो आजकल का इसमें जो इनफर्टिलिटी केसेस है या इनफर्टिलिटी के रिलेटेड या अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो रहा है तो वो सब ट्रीट किया जाता है ये वृक्ष चिकित्सा के अंदर। तो ये बताना चाहती कि आयुर्वेद में भी इतने साल पुराने, मतलब इतने साल पहले ही ये स्पेशलाइजेशन के बारे में काफी इन डेप्थ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। ठीक है, अभी आयुर्वेद के चिकित्सा का कुछ तत्वों के बारे में देखते हैं। मतलब अभी इन जनरल मैंने बोला कि आयुर्वेद में क्या क्या है। आयुर्वेद के जो सिद्धांत है जिसके बेसिस पे ट्रीटमेंट वगैरह किया जाता है, या फिर एक इंसान मतलब स्वस्थ व्यक्ति को भी स्वस्थ रखने में क्या क्या सिद्धांत हम फॉलो करते हैं ये देखते हैं। तो उसमें पहले ही सिद्धांत, मतलब प्राइम सिद्धांत ये होता है कि पंचमहाभूत तत्व। पंचमहाभूत के बारे में तो आप लोगों को सबको पता ही होगा ना, 5 तत्व है जिससे पूरा यूनिवर्स में जो भी चीज आप उठाए हो ये वो 5 तत्वों के साथ, मतलब तत्वों से ही बनाया हुआ है। कौन सा है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, ये 5 तत्वों से ही पूरा दुनिया या यूनिवर्स बनाया हुआ है। वही चीज अपने आचार्यों ने भी स्पष्ट किया है कि ये चीजों का इससे, मतलब अपने शरीर में भी जो भी चीजें देखा जाता है, मतलब जो भी, भले वो रक्त हो, मांस हो, अस्थि हो, ये सारे चीजें उसी से, ये पंचमहाभूत के तत्वों से ही बना हुआ है। फिर आता है त्रिदोष सिद्धांत। जो ये त्रिदोष सिद्धांत भी पंचमहाभूत से रिलेटेड है। कैसे, ये मैं भी बताती हूँ। ये देखिए, मतलब त्रिदोष जो है, शरीर का त्रिदोष जो है, वात, पित्त और कफा, इसको शरीर का बेस माना जाता है। ठीक है, अगर एक इंसान एक वैद्य के पास भी गए तो उनको पहला असेसमेंट तो प्रकृति के हिसाब से ही किया जाता है। मतलब उनको कोई भी बीमारी हो, उनके साथ साथ हम ये भी असेस करते हैं कि आपका ये तीनों दोषों में किसके साथ कुछ गड़बड़ हो गया है, या फिर आपका प्रकृति क्या है। मतलब ये 3, हाँ प्रकृति का भी मैं बताती हूँ, अभी इसका दोनों का कैसे रिलेशन है बताती हूँ। तो वात जो है वो आकाश और वायु महाभूत से बना हुआ है। ठीक है, वात दोष जो है आकाश और वायु महाभूत से रिलेटेड है। फिर आता है पित्त दोष जो है अग्नि और जल से बनाया हुआ है पित्त दोष। तीसरा है कफ दोष जो कि पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत से बना हुआ है। ठीक है, ये है पंच महाभूतों का और त्रिदोषों का रिलेशन। इतना तो समझ आया ना आपको? हाँ, अभी इससे कैसे ट्रीट किया जाता है या इससे प्रकृति कैसे एनालिसिस किया जाता है ये देखेंगे। ठीक है,
प्रकृति में भले ये तीनों, मतलब एक इंसान को हम लिया, या फिर एक शरीर को लिया, तो उसमें तीनों फैक्टर्स अवेलेबल ही है, मतलब वात भी है, पित्त भी है और कफ भी है। लेकिन आप लोग के जन्म, मतलब जब आप लोग हर कोई इंसान जब अपने माँ के यूट्रस में या गोद में होते हैं, तब से ही ये कोख में होते हैं, तब से ही ये प्रकृति कौन सा प्रकृति, मतलब इसमें से किसका अभाव, मतलब प्रभाव ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये तभी से ही डिसाइडेड है। तो उसके बेसिस पे आपके प्रकृति बनता है, ठीक है। तो जो वात प्रकृति का इंसान है, या वात जो जिसके शरीर में ज्यादा मात्रा में है, उनका कैसे दिखता है कि ये पिक्चर्स क्या दिखा, मतलब पिक्चर्स के हिसाब से देखा जाए तो आप दिख रहे हैं ना पिक्चर्स, तो उसमें ये बताया है कि अल्पकेश, कृश, रूक्ष, वाचाल, चलमानसा। इसका मतलब है कि अल्पकेश जो वात प्रकृति के होता है, उनका बाल, मतलब आप लोग में भी आप एसेस कर सकते हैं, उनका बाल जो है बहुत ड्राई होता है, पतला होता है, मतलब जल्दी टूटने वाले बाल होता है, ये होता है वात प्रकृति, अगर वात आपके शरीर में ज्यादा मात्रा में है तो। कृश, उनके बॉडी, मतलब कोई कोई लोग होता है ना, जितने भी आप लोग खाओ लेकिन उनका पतला ही रहेगा, मतलब वेट ज्यादा बढ़ता नहीं है, तो थोड़ा पतले रहने वाला प्रकृति के होता है, शरीर प्रकृति के। अल्पकेश, कृश, रूक्ष, रूक्ष का मतलब क्या है, स्किन उनका हमेशा बहुत ड्राई रहता है, मतलब हमेशा उनको कोई ऐसे लुब्रिकेंट जैसे कि मॉइस्चराइजर या घी, ऑयल ऐसे लगातार लगा के रखना पड़ता है, या रोज लगा के रखना पड़ता है कोई भी वेदर में या क्लाइमेट में, क्योंकि हमेशा उनका त्वच जो है वो ड्राई ही रहता है, ठीक है। फिर आता है वाचाल, तो वात प्रकृति के लोग जो होता है वो बात करने के लिए बहुत तेज होता है, तेज इन द सेंस बात करना उनको बहुत पसंद आता है, मतलब ज्यादा बात करने के लिए उत्साहित होता है, हमेशा उत्साहित रहते हैं। फिर आएगा चलमानसा, जो चलमानसा है, वैसे वात प्रकृति वाले लोग जो होता है उनका कंसंट्रेशन बहुत कम रहता है, मतलब बहुत थॉट्स, जैसे अभी आप लोग मेरे इसमें भी सुन रहे, तो अगर वात प्रकृति के कोई है तो उनको बाकी उनसे कंपेयर किया तो कम क्या बोलते टाइम के लिए ही कंसंट्रेशन रहता है उनका, हमेशा ऐसे मन में सोच विचार बदलते रहता है, समझ आ रहे। तो ये होता है चलमानसा। और इनका एक और प्रत्येकता ये है कि ये वात प्रकृति के लोग जो भी ज्यादातर सोने के टाइम पे नींद में ऐसे आसमान का, बादल का, उड़ने का, ये ऐसे सारे चीजों से रिलेटेड सपने देखते हैं। और पर्सनल, वरना कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताए गए तो ये जो लोग होता है जिन्होंने कोई भी नया, मतलब हमेशा एक ही काम पे अटक के रहना उनको पसंद नहीं रहता, बहुत जल्दी बोर हो जाता है, बहुत जल्दी बोर भी हो जाता है, और कोई चीज शुरू करने में बहुत उत्साही रहते हैं, लेकिन अगर वो लंबा टाइम तक खिंचा गया, कोई भी काम, भले आप लोगों के काम हो या कुछ भी चीज हो, लंबा टाइम तक खिंचा गया तो जल्दी बोर होके वो बीच में छोड़ देते। तो ये होता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक वात प्रकृति इंसान के, ठीक है। तो अब अभी आप लोग को खुद भी रिलेट कर पा रहे होंगे ना कि हाँ मेरा इसमें कुछ है क्या। अगला वाला है पित्त प्रकृति। तो जैसे वात के बोला वैसे ही पित्त के बोलते हैं कि अकाले पलिते व्याप्तो धीमान श्वेदौच रोशनैः स्वप्नेषु ज्योतिषां दृष्ट्वा, मतलब अकाले पलिते व्याप्तो, बचपन मतलब यंग एज में भी, जैसे 20 में 30 में जिन लोगों का डेफिशिएंसी से कुछ बच्चों का वगैरह होता है वो अलग बात है, वैसे पित्त प्रकृति की वजह से अगर हो रहा है तो बचपन मतलब छोटे एज में भी उनका बाल झड़ने लगता है, जल्दी टकलू होता है, उसके अलावा बाल जल्दी ग्रेइंग हो जाता है, बाल सफेद होता है ना, ये सारे चीजें उनके 20 में 30 में ही शुरू जिनका होता है उनको पित्त प्रकृति के, मतलब वो अगर कोई और डिसीज की वजह से नहीं हो रहा है तो पित्त प्रकृति की वजह से ये हो रहे बोलता है। दूसरा ये है कि जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत ही तेज बुद्धि होते हैं, भले वो लोग, एक और ये है कि उनका जल्दी इरिटेट होना, मतलब उनके इसमें ये है कि मैंने बताया था ना पित्त प्रकृति का वायु
और नहीं, जला और अग्नि से बना है। तो अग्नि कैसे होता है, बहुत तेज गरम, तो वैसे ही पित्त प्रकृति के लोग भी होते हैं। मतलब उनका जो कैरेक्टर है वो बहुत ही तेज, फास्ट, गुस्सा आने वाले, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड रहते हैं और बहुत बुद्धिशाली रहते हैं, बहुत शार्प रहते हैं। उनका ऐसे रहते हैं कि पढ़ाई वगैरह में भी उनका ये बहुत अच्छे से रहता है। कोई भी काम उल कर रहे तो उसमें वो अग्र रहते हैं। ऐसे होता है पित्त प्रकृति के लोग। फिर एक है कि स्वेदौच, मतलब स्वेद, ये इसका मतलब है कि पित्त प्रकृति के लोगों को ज्यादातर जल्दी पसीना आता है। वो जो लोग होता है उनको हमेशा गर्मी लगते हैं शरीर में, भले बाकी कंपैरेटिवली बाकी लोगों को कम गर्म लगते हैं, लेकिन इनको बहुत हमेशा ही पंखा या एसी ऐसे ठंडा रहना पसंद करते हैं, ठंडा चीजें पसंद करने वाले होते हैं। ठीक है, तो उसमें और उनका जो पसीना होता है तो बहुत क्या बोलते हैं, मतलब शरीर से जो निकलता है पसीना वो बहुत ही बदबूदार ऐसे ऐसे होता है पित्त प्रकृति लोगों के। फिर सपने के बारे में बताया गया तो ज्यादातर ये ब्राइट लाइट या फिर स्टार्स, ये सारे चीजों के सपना, मतलब ऐसे कुछ भी ब्राइट चीजों का ये सारे सपने आते रहते हैं उनको बीच में। ठीक है, तो ये है पित्त प्रकृति के। फिर तीसरा प्रकृति है कफ प्रकृति। तो कफ प्रकृति के भी इसमें ऐसे है कि कफ प्रकृति के भी लोग, ये मैंने जो लगाया है कि टेलीस्कोप से ये देख रहे और फिर एक ब्रेन का ये दिखाया है ना, तो कफ प्रकृति के लोग एकदम जो वात प्रकृति के ऑपोजिट रहते हैं। तो इनका कैसे है कि कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। वात प्रकृति की, जैसे मैंने बोला, एक चीज अभी हम उनको सिखा रहे हैं तो वो जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन वैसे ही वो भूल भी जाते हैं। अगर रिपीटेडली वो प्रैक्टिस नहीं किया, भूल भी जाते हैं। वही अगर कफ प्रकृति के है तो उनको कुछ चीज सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार कुछ सीख लिया फिर वो लंबा टाइम तक उनके दिमाग में या मेमोरी में वो रह जाता है। ठीक है, ये होता है कफ प्रकृति के। तो पढ़ाई में भी ऐसे, मतलब ज्यादा टाइम उनको लगाना पड़ता है, लेकिन एक बार पढ़ लिया तो वो बहुत ही क्या बोलते हैं ऐसे इंटेलिजेंट या हाँ फॉरगेटफुल नहीं रहते। ठीक है, और दूसरा ये है कि बहुत क्यूरियस आत्मा रहते हैं वो लोग में, मतलब कुछ भी चीजें देखे तो ये क्यों ऐसे हो रहा है, ये ऐसे क्यों हुए, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। बच्चों में भी हम देखे होते हैं ना, बच्चे तो वैसे भी बहुत क्यूरियस रहते हैं, वो भी कफ प्रकृति के बच्चे हैं तो उनमें ये क्यूरियोसिटी बहुत हाई रहता है। उनको हर चीज के जानकारी लेना, कि कोई भी नया चीज देख रहे तो उसकी जानकारी लेना, उसके बारे में जानना, बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। तीसरा ये बच्चे का इसलिए दिखाया, उनका स्किन जो वात प्रकृति का मैंने बोला एकदम उल्टा, उनका स्किन बहुत ही सॉफ्ट रहता है। मतलब ऐसे लोग हैं जिसमें ज्यादा उनको स्किन का इश्यूज या स्किन के बीमारियां बहुत कम आता है। कम आता है इन द सेंस, भले बड़े, मतलब जैसे उनका लाइफस्टाइल है उस हिसाब से तो होता ही, जनरली देखा गया या नॉर्मली देखा गया तो कम, मतलब उनका स्किन, फिर उनके जोड़े, मतलब जॉइंट्स वगैरह है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और वेल बिल्ट रहता है। ठीक है, और बाल वगैरह देखा तो बहुत सिल्की, जैसे वात प्रकृति में बोला बहुत फ्रिजी और ड्राई होता है, उसका एकदम ऑपोजिट रहता है कफ प्रकृति में, जिनके बाल बहुत घने और सॉफ्ट सिल्की रहता है हमेशा। ठीक है, और बिल्ट, मतलब ये जो लड़की का फोटो इसलिए लगाया था कि उनका जो शरीर प्रकृति है वो देखा गया तो वात प्रकृति में मैंने कैसे बताया था, बहुत पतले से होता है ना, पतले से और ड्राई वगैरह होता है उनका स्किन। लेकिन कफ प्रकृति में देखा है तो स्किन बहुत अच्छा होता है, वही वैसे ही उनका बॉडी बिल्ट भी थोड़ा सा हेफ्टी, मतलब हमेशा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा हेल्दी इसमें रहते हैं उनका। ठीक है, और ये जो लोग होते हैं जो प्रोमिसेस, इनका कैरेक्टर्स देखा गया तो कोई भी चीजों में लगे रहना, मतलब उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई रहता है, और कुछ भी चीजें शुरू किया तो शुरू करने में उनको दिक्कत होता है, लेकिन शुरू किया तो वो कैसे भी वो खत्म करने, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट ले लो या कोई भी वर्क ले लो, कुछ भी ले लो, कफ प्रकृति के लोग वो मतलब उसमें पड़े ऐसे लगे रहते हैं वो खत्म होने तक, मतलब प्रॉपर उसका रिजल्ट मिलने तक वो उसमें लगे रहते हैं। और ये ऐसे लोग होता है जो कि अपना कोई वादा दिया किसी को या प्रोमिस दिया उसमें बहुत ही स्टिक ऑन करते हैं, या फिर बहुत क्या बोलते हैं, दे स्टिक ऑन टू दे प्रोमिसेस। और सपनों के बारे में देखा गया तो
कफ का मैंने क्या बताए थे, एक तो पृथ्वी से बना है, पृथ्वी और जल महाभूत से बना है। तो उनका सपना भी ऐसे है कि जलाशय, नदी, ऐसे झरना, इससे रिलेटेड मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सपना ही उनको आता रहता है। ठीक है, ये चीज हो गया प्रकृति के बारे में। तो ये चीज हो गया स्पेशली, मतलब आपके अंदर जो, और ये ऐसे नहीं है कि हर एक व्यक्ति को इसमें से एक ही होगा, ऐसे नहीं है। ज्यादा क्या, मतलब वही पहले ही मैंने बताया था कि हाँ, पहले ही मैंने बताया था कि तीनों दोष हमारे शरीर में शामिल है, लेकिन अपने जन्म मतलब प्रकृति ये होता है कि इसमें से कौन सा ज्यादा मात्रा में है, कौन सा कम मात्रा में है। तो आप लोग जब एसेस करते हैं तो कोई कोई इसमें ऐसे रहता है कि आप लोग को इसमें मैंने जो भी बताया इसमें से अरे ये भी मेरा है, ये भी मेरा, तो ये हो सकता है कि आपका 2 दोष शरीर में ज्यादा है, समझ आ रहे। तो उसके वजह से कभी कभी किसी किसी को तीनों का एक आध ये रहेगा। फिर हम प्रकृति एनालिसिस का आजकल ये भी है, मतलब हमारे आयुर्वेद में जब देखा गया तो प्रकृति एनालिसिस भी फॉर्म देते हैं, जिसमें बहुत सारे ये तो बहुत जनरल मैंने बताया, क्वेश्चनर्स होते हैं जी, उसमें क्या क्या होता है कि आपका खान पीन के बारे में, आपका बावल्स कैसे होता है, मतलब अभी जैसे खाने में क्या पसंद है, किसी किसी को मीठा ज्यादा पसंद है, किसी किसी को खट्टा चीज या तीखा चीज ज्यादा पसंद है, तो वो भी आपके प्रकृति के हिसाब से वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये सारे चीजों के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि आपका प्रकृति क्या है। जैसे कफ प्रकृति, वात प्रकृति का उनके कैरेक्टर के जैसे ही बदल जाते हैं, मतलब किसी किसी को कभी तीखा पसंद होता है या स्वीट चीजें पसंद होता है, ऐसे बदलता है। पित्त प्रकृति में देखा गया तो उनको ज्यादातर मीठे से ज्यादा तीखा, खट्टा, ये चीजों से ज्यादा प्रेम ज्यादा रहता है। वही अगर कफ प्रकृति के चीजों को, लोगों को मीठा खाने से, मतलब वही की खुशी, किस चीज से खाने से खुशी, मुझे ये पसंद है, पानी पूरी पसंद है या लड्डू पसंद है, वो चीज से ये प्रकृति। तो कफ प्रकृति में ज्यादातर वो लोग स्वीट या मधुर आहार प्रेफर करते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रकृति के। तो अभी प्रकृति हमने एनालिसिस कर दिया, सोचो प्रकृति का तो भाई ये हो गया। नेक्स्ट क्या, तो इसमें हाँ जी, कफ में जल और पृथ्वी, पृथ्वी महाभूत और जल महाभूत। तो अगला एक तत्व मैं बताती हूँ, मतलब जो हमारे इसमें है और मतलब यूनिवर्स में जो प्रेजेंट है, और उसको बोलते हैं लोक पुरुष साम्यवादा। तो हम खाना खाते हैं और कोई कोई जड़ी बूटियां जो रेगुलर इस पे बेसिस पे, जैसे कि लौकी हो गया, आप लोग भी सोचते होंगे ना लौकी अच्छा है, करेला अच्छा है, कैरेट अच्छा है, या फ्रूट्स बहुत खाना चाहिए, ये ऐसे क्यों बोलते हैं, या फिर किस बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया, हमने मतलब आचार्यों ने ये डिसाइड किया कि ये जड़ी बूटी ये बीमारी के लिए अच्छा होता है। क्योंकि आजकल देखा गया तो अपने पास इतने सारे साइंटिफिक मेथड्स है, टेक्नोलॉजी है कि हम उसको एनालिटिकली टेस्ट करके बता सकते हैं। उस जमाने में जबकि माइक्रोस्कोप भी नहीं था, तो उनको कैसे पता चला कि ये चीज या ये फ्रूट हो गया या ये पेड़ हो गया ये इस बीमारी के लिए अच्छा है, तो ये कैसे पता चला। तो उसके लिए भगवान ने ही एक आध सिंबल्स उसमें छोड़ दिया है, तो वो चीज एक्सप्लेन करता है ये लोक पुरुष साम्यवादा में।